वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद पूरा देश तिरंगामय नजर आ रहा है। इस खबर की चर्चा विस्तार से करेंगे। विपक्षी गठबंधन को गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों बताया नई बोतल में पुरानी शराब, यह खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर होगी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां कथित फर्जी लेटर के जरिए सरकार पर झूठे आरोप लगाना प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कांग्रेसी नेताओं को महंगा पड़ा है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आजादी के जश्न से पहले पीएम मोदी के आह्वान पर आज से देश में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। पीएम मोदी ने बदली अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी, लोगों से भी डीपी बदलने की अपील की। कहा, इस अनूठे प्रयास से देश और हमारे बीच के संबंध होंगे अधिक गहरे। हर घर तिरंगा अभियान में डूबा देश। कहीं तिरंगा रैली, कहीं बाइक रैली, तो कहीं घरों पर तिरंगा लहरा रहे हैं लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कई और केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने लिया हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा। इस बार बेहद खास होगा 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। पीएम मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे समारोह का नेतृत्व। सरपंचों, श्रम योगियों, खादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों सहित 1800 खास मेहमानों को समारोह में किया गया है आमंत्रित। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया हैंडल से 50% कमीशन से जुड़ा एक लेटर ट्वीट करने के मामले में प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं पर कई जिलों में एफआईआर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठ की सियासत करने के लिए कांग्रेस पर बोला करारा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। विपक्षी गठबंधन पर बोला तीखा हमला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के 6ठे दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। नई शिक्षा नीति को बताया भविष्य के नागरिकों के निर्माण का एक दस्तावेज। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कोलकाता में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पिछले 30-40 वर्षों में बंगाल को पिछड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे पर भी बोला हमला। देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की पीएफआई की साजिश का पता लगाने के लिए एनआईए ने देश के 5 राज्यों में 14 जगहों पर की छापेमारी। कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों के साथ दस्तावेज भी जब्त। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे समेत तमाम सड़कें हुई बंद। सामान्य जनजीवन प्रभावित। अगले 3 दिन भारी वर्षा का अलर्ट। शिमला सहित 8 जिलों में बाढ़ आने की भी आशंका। लोगों और सैलानियों से एहतियात बरतने की अपील।
तो न्यूज नाइट में सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान की बात करते हैं। देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के करीब है, लेकिन उससे पहले ही तिरंगे के रंग में रंग कर हर भारतवासी देशभक्ति के आनंद में डूब सा गया है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में इसको लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने राष्ट्र ध्वज को लेकर लोगों में व्यक्तिगत जुड़ाव देखा जा रहा है और तिरंगा अब हर घर में, हर दिल में बसा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। रविवार से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। देश के हर हिस्से में लोग तिरंगा लहरा रहे हैं तो कहीं रैली निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हजारों लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान सफल हो रहा है। मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों के साथ रैली की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा देश को 2047 तक विकसित बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान भी उस सपने के साथ अपने को जोड़ करके पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब भारत विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी राज्य से कम नहीं होगा। ये सपना यहाँ के नौजवानों का साफ दिखाई पड़ रहा है। मनोज सिन्हा के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्र शासित प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहा है। तिरंगा आसमान में ऊंचा लहरा रहा है, सड़कों पर उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में तिरंगा रैली आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ओडिशा के कोणार्क में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समल ने भाग लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। हर घर तिरंगा एमपी रन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व किया। जवानों के साथ साथ भारी संख्या में युवाओं ने इस तिरंगा बाइक रैली में भाग लिया। डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है। ग्रेटर नोएडा स्थित नगला शरीफ गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए छात्रों ने भी तिरंगा रैली निकाली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुदूर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांव में स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के साथ हर घर तिरंगा रैली निकाली। आईटीबीपी की वाहिनियों द्वारा इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों,
और देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित इन क्षेत्रों में सैकड़ों स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिनमें आईटीबीपी के जवान ग्रामीणों के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरियां और आजादी का अमृत महोत्सव रैलियां आयोजित कर रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम की अपील के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन बन चुका है और इस बार का स्वतंत्रता दिवस भी कई मायनों में विशेष होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लगभग 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को पारंपरिक संबोधन देंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था, का समापन होगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए देश को नए उत्साह के साथ एक बार फिर अमृत काल में प्रवेश कराया जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कई नई पहल की गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लाल किले में आयोजित समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लगभग 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। ये पहल सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इन विशिष्ट अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गांवों के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रम योगी, 50-50 खादी कार्यकर्ता, सीमा पर स्थित सड़कों के निर्माण, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना से जुड़े लोगों के साथ साथ 50-50 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी शामिल हैं। आजादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मेरे को मैसेज में शामिल किया गया है, जिसको एज ए स्पेशल इनवाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर विभिन्न सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान आसमान से पुष्प वर्षा भी की गई। राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में जमीन से आसमान तक अभूतपूर्व सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। देश के तमाम और हिस्सों में स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस समय देश प्रेम के उत्सव में, देश राष्ट्र प्रेम के उत्सव में डूबा हुआ है पूरा देश और हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र अभियान बन गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वक्त
राष्ट्र अभियान को देखा जा सकता है और यही आज हमारा विशेष होगा। हर घर तिरंगा अभियान बना राष्ट्र अभियान। आज का हमारा विशेष चर्चा का विषय यही है, हर घर तिरंगा अभियान बना राष्ट्र अभियान। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है, किस तरह से विशेष है इस बार हमारा हर घर तिरंगा अभियान, जो कि एक राष्ट्र अभियान के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तब्दील हो चुका है। तो किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान बना राष्ट्र अभियान, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, जो कि कश्मीर मामलों के जानकार हैं। सुशील पंडित, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर अय्यर जी, बहुत स्वागत है आपका। शेखर जी, आपसे अगर शुरुआत करें और समझना चाहें, जब हम हर घर तिरंगा अभियान की बात करते हैं तो किस तरह से वो जो राष्ट्र प्रेम की एक भावना होती है, किस तरह से वो बॉन्डिंग जो है वो उसको लेकर के आ रहा है और क्या कुछ इसके उद्देश्य है, किस तरह से इसको समझना चाहिए हर घर तिरंगा अभियान को? देखिए, आपने जैसे अभी कहा कि एक देश प्रेम का एक उत्सव शुरू हो गया है और जितना दृश्य आज हम देख रहे हैं कई शहरों में और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप जिस तरह एक बच्चे आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज युवा आ रहे हैं, बाकी लोग शामिल हो रहे हैं, जनरल पब्लिक भी शामिल हो रहे हैं, एक प्रकार से तिरंगा को देखते ही लगता है कि कुछ अजीब फीलिंग आ रहा है। मतलब ये हमेशा होता है, वो अगस्त 15 हो या जनवरी 26। और इस बार आप देख रहे हैं कि लोग इसको एक कैंपेन के रूप में ले रहे हैं, मास कैंपेन जैसा कोई मास मूवमेंट हो रहा है। और खास करके आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह आज मनाया गया, मतलब आपको जम्मू से लेकर कश्मीर तक या फुलमा से लेकर पूंछ तक आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट जो आ गया है, जो पहले कभी नहीं देखा इस तरह की जम्मू कश्मीर में। इस तरह की तिरंगा सब जगह आपको लग रहा है। जब तिरंगा मतलब अगर लाल चौक में आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात थी जी, और बार बार ये कहा जाता था कि कहीं होने नहीं देंगे, एक प्रकार से एक चुनौती होती थी। लेकिन उस दिन से आज आप देख रहे हैं कि वॉलंटरीली स्कूल बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हर जगह जो तिरंगा जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, जो दृश्य है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रूफ भी है कि आज देश पहले से ज्यादा मजबूत है, उसमें एकता है, अनेकता भी है। और देश इस समय मुझे लगता है कि ऐसे एक मोड़ पे पहुंच गया जहां पीछे मुड़ने देखने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि सब कुछ आगे देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक जो व्यक्तिगत बॉन्डिंग की बात कही जा रही है उस पर भी आपसे बात करेंगे। सुशील पंडित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, एक दौर था और ये बात कहा जाता है जब अनुच्छेद 370 जब हटाने की बात सामने आई थी, तब उस वक्त ये तक बयान दिए गए थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा भारत का। आज ये तस्वीर जो है बदली हुई है, किस तरह से इसका वर्णन आप करेंगे, कैसे बताएंगे? जी, कश्मीर के विषय में जब आप इस धमकी को याद करते हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा जी, तो वो हमें उन दृश्यों की याद दिलाते हैं जब तिरंगे को रौंदा जाता था, जब तिरंगे को जलाया जाता था, जब तिरंगे का अपमान होता था और पूरा देश एक क्षोभ का घूंट पीकर रह जाता था। आज स्थितियां उलट हैं, न वो धमकी देने वाले कहीं हैं और ना ऐसे कृत्यों को करने वाले कहीं हैं। वो हैं तो कहीं दुबके हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उन्हें पता है कि इस तरह के दुष्कृत्यों के जो परिणाम होंगे वो नहीं होंगे जो पहले हुआ करते थे, कि इन्हें सिर्फ कागजी कार्रवाई करके, इन्हें बहुत वीरता की कार्रवाई कह करके शाबाशी मिल जाती थी उन राजनीतिज्ञों से जिन्होंने ये कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज उनको पता है कि इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कश्मीर में एक स्थिति बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, इसमें किसी भी तरह के विवाद की संभावना नहीं है जी। जबकि ये ऐसा हो रहा है, आवश्यकता ये है कि जो लोग दुबके सहमे पड़े हैं, जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, उनकी इस क्षमता पर चोट करना है ताकि कभी भी
वो इसका दुस्साहस न कर सके। जो आज अपने समय आने का इंतजार कर रहे हैं वो रहे ही ना, और उनमें ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत और ऐसी मंशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और इसके लिए उस आधार तंत्र को, उस व्यवस्था को समूल नष्ट करना पड़ेगा। उस पर केवल ढक्कन लगाकर कुछ समय के लिए आंखों से ओझल कर देना काफी नहीं है। आज वो आंखों से ओझल हैं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वो नहीं रहे या ये मानसिकता नहीं रही। वो मानसिकता, वो कैपेसिटी क्या अभी कुछ है। किया जाना चाहिए सुशील जी? इसको जो आपने कहा कि इसको आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, दरअसल जो आम लोगों के हृदय में जो परिवर्तन आया है वो तो दिखाई दे रहा है इस तरह के जो कार्यक्रम है और जो अभियान है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वहां तक उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम लोगों का हृदय आज तिरंगे को देखकर हर्षित होता है, लेकिन यही आम लोग बंदूक के सामने सहम जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। उस बंदूक को मैं आपको, आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 30 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव कश्मीर में बरामद की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा। ये वहां के सेब के बागानों में नहीं उगती हैं, ना ही भारत में इनका निर्माण होता है, उत्पादन होता है। ये सीमा पार से लाई जाती हैं। इनमें से बहुत सा असला आज छुपा के रखा गया है, क्योंकि इनके आका जो है पाकिस्तान, वो स्थिति में नहीं है कि इनको वित्तीय मदद कर सकें। और देश में ऐसी सरकार है जो इस तरह की गतिविधि पर आंख मिचौली नहीं खेलती है। लेकिन क्योंकि ये हैं, वो कैपेसिटी है, इसके लिए इन्हें चुन चुनकर ढूंढना पड़ेगा। और जिस तंत्र से पोषित हो रही हैं, उस तंत्र को नष्ट करना पड़ेगा। आज ऐसी धमकी देने वाले नेता जो कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, खुलकर राजनीति करते हैं और बयान करते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। खुलकर कहते हैं कि हमें कश्मीर में उन सब बातों को वापस लाना पड़ेगा, 370 जैसी बातों को, जो अब इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। ये लोग अपना हौसला कहां से पाते हैं? इन पर, इनके कुकर्मों पर हम मुकदमा चलते कब देखेंगे? इनकी पुराने अपराधों पर इनकी सजाएं कब होंगी? इनको कब अपने किए का भुगतान करना पड़ेगा, उसका समय आ गया है। आज भी ये खुलकर देश को, देश की अस्मिता को, देश की सार्वभौमिकता को, देश की सुरक्षा को चुनौती देते हैं अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में। इनके हौसले तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनके हौसले उन लोगों से आते हैं जो जमीन पर इनके दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, ठीक बात, टारगेटेड किलिंग करते हैं। जी बिल्कुल। और जो आम लोग हैं दरअसल उन्होंने इनके हौसलों को तोड़ने का काम किया है। बाकी बात आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनकर ऐसे लोगों पर प्रहार करना बेहद जरूरी है, वो भी निश्चित तौर पर सरकार आगे कर रही है। शेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम प्रधानमंत्री के इस तरह के आह्वान या इस तरह के आंदोलनों की बात करते हैं, अभियान जिस तरह से वो चलाते हैं, कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये कोई विकास की परियोजना तो है नहीं, इसमें आम लोगों का भला कैसे हो सकता है? इसको जरा हम इस चीज को आपसे समझना चाहेंगे कि ये एक सामाजिक आंदोलन है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये किस तरह से लोगों में फर्क लेकर आ सकता है, राष्ट्र को किस तरह से एक सूत्र में पिरो सकता है? निखिल जी, अगर आपको कोई चीज मास मूवमेंट बननी है तो उसमें भाव भी आनी चाहिए और प्रेम भी आनी चाहिए, और अपने आप, अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे एक कमिटमेंट भी आनी चाहिए जी। वो तभी आएगी जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान देखा, देखिए स्वच्छ भारत अभियान जब लाल किले से प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया तो सबको लगा कि ऐसा क्या है विषय कि प्रधानमंत्री को लाल किले से आह्वान देना है क्या, इस तरह सवाल आए। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, 1 साल भी नहीं हुआ, एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया, एक प्रकार से आंदोलन बन गया। और स्कूल बच्चे, कॉलेज, कम्युनिटीज, कई नेबरहुड्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, सब में इस स्वच्छ भारत अभियान का और स्वच्छता पर एक प्रकार से जागृति पैदा हुई। इसी तरह ये जो आज की जो घर घर तिरंगा, ये जो तिरंगा का जो आज प्राइम मिनिस्टर की आह्वान है, जिसके वजह से हर घर में तिरंगा जो सबने आज अनफर्ल किया है, इससे आपको लग रहा है कि लोग अपने आप, कोई भी आह्वान है तो फिर जुड़ जाते हैं उसमें। ये जुटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी बिना देश प्रेम देश का विकास भी नहीं होगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी हमारी क्या कमी रही है, इतने सालों हमने विकास की बात बहुत सुनी, लेकिन उसमें अगर हमारी विकास कई जगह पे न हुई है, उसका बड़ा कारण यही है,
कोई कमिटमेंट नहीं है। भ्रष्टाचार इतना क्यों फैला हुआ था? जी। इसी कारण से जी कि जो लोग दायित्व में थे उनका देश के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, देश के प्रति कोई प्रेम भाव भी नहीं है। उन भाई ठीक है, जो मतलब ये जो चलेगा चलता रहेगा, ये एटीट्यूड बदल के खासकर आप युवाओं के अंदर इस तरह की प्रेम मतलब एक जागरूक करेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हर नागरिक सोचने लगता है मैं जिस स्टेशन ऑफ लाइफ पे हूं, जहां भी हूं, मेरी तरफ से जो भी मैं कर सकता हूं, सिंसियरली जो कर सकता हूं, परफेक्टली जो कर सकता हूं, वो देश भर वो बहुत फर्क आता है उसमें। जी एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। एक वक्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि 3 ग्रे एरियाज समझे जाते थे, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। आज की ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि सुदूर अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, हर जगह से ये जो तिरंगा अभियान है ये सिर चढ़कर बोल रहा है। कितने बड़े परिवर्तन का द्योतक है ये? बिल्कुल बड़ा परिवर्तन है। आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, देखिए जैसे सुशील जी कह रहे थे, आपके बॉर्डर के उस पार से काफी कोशिश हो रही है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ वेपन्स भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सेना भी वहां पे एकदम अलर्ट है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बड़े अलर्ट है। ये चीजों को कई मात्रा में पकड़े भी गए, हो सकता है काफी छुपे हुए भी हो, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है इसको बाहर लाने के लिए। ये हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि आज उनको पता चल गया है कि वहां कुछ बदलने वाला नहीं है, 370 वापस नहीं आएगा, कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान या किसी से। अब जम्मू कश्मीर पहले भी था, एक भारत का एक अंग था, एक इंटीग्रल पार्ट था, और वो ज्यादा मजबूत हो गया। ये जो पहले जो एक प्रकार से एक कंफ्यूजन थी, या भाई ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कुछ नहीं होगा, कश्मीर में कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलेगा, और बार बार यही शब्दों का जो प्रयोग होता था, जम्मू जमहूरियत कश्मीरियत, इसका मतलब ग्राउंड पे ज्यादा फर्क नहीं था। आज वैसा नहीं है, आज जो बात है बड़ी क्लियर है। जम्मू जैसे आज हमारे गृह मंत्री ने भी कहा अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट में, जम्मू कश्मीर में कभी वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं है किसी हाल पे, वो बड़ा क्लियर है। इसका मतलब जो ताकतें वहां पे, वो फोर्सेस भी समझ गए इतना आसान नहीं है फिर जम्मू कश्मीर को वापस ले जाने के उस हालत पे। ठीक, बट मैं मानता हूं बड़ी विजिलेंस की जरूरत है, बड़ी अलर्टनेस की जरूरत है, और बीच बीच में बड़ी टारगेटेड किलिंग्स भी हो जाती है माहौल खराब करने के लिए। इसलिए इटरनल प्राइस है विजिलेंस, इस पे कोई दो राय नहीं है। वैसे आप माओइस्ट इलाके में भी देख लीजिए, पहला जैसा हालत नहीं है, पहले से काफी आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो कार्यक्रम है, ये कहा जाए कि जो अभियान है जिसमें देश के लोग स्वतः स्फूर्त जुड़े हैं, और प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर अगर ये कहा जाए कि तिरंगे के रंग में रंग गया है देश, तो इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई गलत नहीं होगा ये कहना। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रंग में, तिरंगे के रंग में डूबा हुआ देश दिखाई दे रहा है, रंगा हुआ देश दिखाई दे रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का, सुशील जी आपका और शेखर जी आपका, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात करेंगे अब मेरी माटी मेरा देश अभियान की, और किस तरह से ये अभियान देश भर में आगे चल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस तरह से आखिर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, कैसे इसका तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले की 313 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर गांव की मिट्टी एकत्रित करने के साथ ही वीर सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गुच्छू पानी रोवर्स गुफा आयोजित वीरों को सलाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। यूपी के बाराबंकी जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को यादगार बनाने के लिए गांव का प्रवेश द्वार इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से बनाया गया है। हरियाणा के करनाल में नेहरू युवा केंद्र करनाल के तत्वावधान में दयाल सिंह कॉलेज के प्रांगण में नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन व राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा पंच प्राण पर आधारित युवा संवाद व मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद के ग्राम पंचायत मचेवा में अमृत वाटिका बनाने के लिए वृक्षारोपण किया गया। साथ ही पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश भर में सर चढ़कर बोल रहा है। और अब आगे बात करेंगे अमित शाह के गुजरात दौरे की। किस तरह से महत्वपूर्ण रहा है अमित शाह का गुजरात दौरा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ रहा है इस गुजरात दौरे में खास। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अमित शाह का गुजरात दौरा किन मायनों में रहा खास। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात मध्य प्रदेश की सियासत की। आरोपों प्रत्यारोपों को सियासत का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में झूठे आरोपों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस नेता अरुण यादव के खिलाफ इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत कम से कम 41 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता झूठे आरोप लगाकर सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लेटर के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित एक पत्र का हवाला देकर मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इन नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए इस पत्र का सहारा लेकर प्रदेश सरकार को भ्रष्ट ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन इन आरोपों की हवा तब निकल गई जब जांच में मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा गया यह पत्र फर्जी निकला। पत्र में जिसका नाम था उस नाम का कोई व्यक्ति और संस्था अस्तित्व में ही नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठ की सियासत करने के लिए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है, क्या अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एरिया को सफाई देने कौन जाए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगाए गए झूठे आरोपों की मंशा को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कथित फर्जी पत्र को ट्वीट करने वाली कांग्रेसी नेताओं पर सरकार की छवि धूमिल करने के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति के नाम से एक पत्र वायरल किया गया है, जिसमें 50% कमीशन मांगने की बात का उल्लेख है।
और उसे कुछ ट्विटर हैंडल्स ने वायरल किया है। ऑफिस ऑफ कमलनाथ, अरुण यादव और प्रियंका गांधी जी के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, उनके विरुद्ध यह अपराध दर्ज किया। फर्जी पत्र के जरिए झूठ की सियासत पर आम लोगों को हैरानी है तो कांग्रेस इसे सरकार की ओर से दबाव बनाने का हथकंडा करार दे रही है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, बेजा प्रेशर मेंटेन कर वह अपने आप को खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर सियासी माहौल में झूठे आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में अब ये मामला खूब ताल पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पिछले कुछ समय से सियासत में एक नई विधा देखने में आ रही है जिसमें पहले झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए और उसके बाद अगर उसमें खूब लानत बलानत करे अपने विपक्षियों की, और जब कोई सबूत ना मिले या चूंकि आरोप तो उसमें होते नहीं हैं, तो ऐसे में अगर जो विपक्षी है वो जाए अगर अदालत में तो फिर आप साफ निकल जाओ और माफी मांग लो। फिलहाल बात करेंगे अमित शाह के गुजरात दौरे की। अमित शाह का गुजरात दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। अमित शाह का आज इस दौरे का दूसरा दिन रहा है, जहां वो गांधीनगर में भारतीय शिक्षक संस्थान के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी तो जरूर पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्थानीय भाषाओं को भी भूले नहीं, उन्हें आगे बढ़ाते रहें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान के 6ठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों से अपनी मातृभाषा को सहेजने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि हम अंग्रेजी जरूर पढ़ें, लेकिन साथ ही अपनी स्थानीय भाषाओं को संवर्धित और संपोषित भी करते रहें। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं में देश की संस्कृति रची और बसी हुई है। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी, भले आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हो, आपकी जिम्मेदारी है कि भारत की हर एक भाषा को संरक्षित करना है, संवर्धित करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारे साहित्य का, हमारे व्याकरण का एक खजाना पड़ा है, वो अलभ्य खजाना है। हम सब ने हमारी भाषाओं को मजबूत बनाना है। अमित शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि हम में से कई लोगों ने देश की आजादी का संघर्ष नहीं देखा और हमें देश के लिए बलिदान होने का भी अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अगर वे आजादी के वक्त होते तो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते। शाह ने कहा कि हमें देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। देश के लिए मर नहीं सकते, अब जरूरत भी नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है, किसी को देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरा आग्रह है कि हम सब संकल्प करें आजादी के अमृत महोत्सव में इसकी समाप्ति पर कि मेरा जीवन मेरे लिए, मेरे देश के लिए होगा। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अपने पैतृक गांव मनसा पहुंचे थे। शाह ने मनसा में बहुचर माता मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना की। यहां शाह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिलाएं भी रखी। इस दौरान अमित शाह ने अपने परिवार के साथ मनसा में अपनी मां की याद में चल रही कुसुम्बा अन्न क्षेत्र रसोई में दोपहर का भोजन किया। यह रसोई रोजाना जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 में स्थित साइंस सिटी में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक तीनों तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया अमित शाह ने। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां ममता बनर्जी सरकार की कथित ज्यादतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बीजेपी नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में मोर्चा संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि राजनीति में परिवारवाद ने देश और प्रदेश को आगे नहीं बढ़ने दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा राज्य में पार्टी की कई सांगठनिक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं।
जेपी नड्डा अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने मां से प्रार्थना की है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा और शक्ति दें, जिससे हम पीएम मोदी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा करते रहें। मां से मैंने प्रार्थना की, कामना की कि मुझे, मेरे साथियों को, मेरी पार्टी को आप शक्ति, ऊर्जा, ताकत प्रदान करें ताकि हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा में पूरी ताकत से लगे। कोलकाता में जेपी नड्डा ने मोर्चा संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की धरती से हमारी विचारधारा का गहरा रिश्ता है। हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती से ही थे। उन्होंने बंगाल को भारत का हिस्सा बनाने में बड़ा योगदान दिया था। नड्डा ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बंगाल ने दुनिया और देश को रास्ता दिखाया, आज ममता बनर्जी के राज में वो बंगाल अंधेरे में आ गया है। जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। महिलाओं की इज्जत नहीं, महिला मुख्यमंत्री, महिला सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर बलात्कार में आगे महिला मुख्यमंत्री, एसिड अटैक में महिलाओं पर महिला मुख्यमंत्री। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? नड्डा ने कहा कि आजादी के बाद से भ्रष्टाचार ने बंगाल को खोखला कर दिया। राजनीति में परिवारवाद ने देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ने दिया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इन लोगों की गरीबी हट गई, नेताओं की गरीबी चली गई, लेकिन देश की गरीबी नहीं गई। आजादी के बाद बंगाल और देश को किस चीज ने ग्रसित किया? भ्रष्टाचार ने धूल की तरह भारत को खोखला। भ्रष्टाचार ने बंगाल को भी खोखला, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो। हर जगह परिवारवाद ने राजनीति के को रोकने का प्रयास किया और एक कुत्सित राजनीति को जन्म दिया। जेपी नड्डा ने पार्टी की सांगठनिक बैठकों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की, साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने आपको हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई खबर विस्तार से दिखाई है, साथ ही साथ अमित शाह के गुजरात दौरे की बात की है, इससे जुड़ी हुई खबर दिखाई है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर हुई है, ये खबर भी विस्तार से दिखाई है। और आगे अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर है। दूसरी और भी खबरें हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और सबसे पहले बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी नीयत नेक और इरादे साफ हैं। उन्होंने लिखा, आदरणीय खड़गे जी, हमारी नीयत नेक और इरादे साफ हैं। आशा रखता हूं कि आप वास्तविकता को समझेंगे। कांग्रेस के 50 साल में के शासन में एक एम्स खुला, जबकि वाजपेयी जी के समय में 6 एम्स खुले और मोदी जी के समय में 15 नए एम्स खुल रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को विफल करने के लिए 5 राज्यों में 14 स्थानों पर
छापेमारी की है। इसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के कन्नूर, मलप्पुरम, दक्षिण कन्नड़, नासिक, कोल्हापुर, मुर्शिदाबाद और कटिहार जिलों में कुल 14 स्थानों पर छापे मारे गए। इसमें आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही साथ जांच के दौरान पीएफआई समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ लड़ाकर अपने हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने की साजिश रच रहा है, इसका भी खुलासा हुआ। और न्यूज नाइट में आगे आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन का कहर। किस तरह से इस राज्य में बारिश और भूस्खलन का कहर आया है। एक बार फिर से मानसूनी बारिश का कहर झेल रहा है हिमाचल प्रदेश। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के कहर की। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर बाढ़ और बारिश के कहर से जूझ रहा है। पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की भी आशंका है। राजधानी शिमला के दुधली और वन कॉलोनी मिस्ट चैम्बर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन के बाद वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, कई पेड़ गिर गए। इस क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें हैं। कुछ कोई बसेस की प्रॉब्लम्स हो गई, लोगों ने मार्केट जाना है, कोई पेशेंट है, कुछ है, बहुत दिक्कत है। कल रात को नुकसान हुआ है, काफ़ी दूर से 100 मीटर ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 3 गाड़ियाँ यहाँ पे डैमेज हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और यहाँ के सभी लोग, जो लोकल लोग यहाँ पे हैं, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। ये तो जगह जगह लगा ही हुआ है स्लाइड, और जो कंटिन्यू बारिश हो रही है, हल्की बारिश, इससे ज़्यादा स्लाइड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। सड़कों पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया है। यातायात पूरी तरह से बाधित है। पर्यटक और आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मंडी जिले के धर्मपुर में एक बार फिर सोनखड्ड उफान पर है, जिस कारण बस स्टैंड और इसके आसपास की लगभग 15 दुकानों में पानी घुस गया है। परिवहन निगम ने भारी बारिश को देखते हुए कल शाम को ही बसों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था। इधर अपना मंडी जो है वहाँ पे शायद बाढ़ आया हुआ है, पानी है भरा हुआ है। सो रास्ता वहाँ पे बंद है और हम लोग यहाँ पे 3 बजे कुछ पहुँचे मॉर्निंग में, और तब से यहाँ तक है। अभी का शायद टैक्सी का अरेंजमेंट हो रहा है। वी केम फॉर अ ट्रैक फ्रॉम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मनाली। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड वी बुक्ड अ टिकट बस टिल मंडी एंड वी प्लान टू गो बाय अ कैब वाया फ्रॉम मंडी because we know paths are blocked for the bus. The bus don't
can it go weit. Ahead. इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। 8 सूत्रीय एडवाइजरी में कहा गया है कि लगातार बारिश के कारण कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं और नदियों और नालों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह भूस्खलन के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों पर भूस्खलन हुआ है और बड़ी संख्या में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बहुमूल्य जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए अनावश्यक यात्रा नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। शिमला से नंदिनी मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण लगातार भारत का रक्षा निर्यात बढ़ रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले साल वर्षों से रक्षा उत्पादों के निर्यात में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया के कई देशों में अपने रक्षा उत्पादों के निर्यात से अपनी साख को मजबूत बना रहा है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल देश के लिए बड़ी उपलब्धि बन रही है। देखिए हमारी संवाददाता नंदिता डागर की यह विशेष रिपोर्ट। भारत में रक्षा उत्पाद बनाने वाली लगभग 100 कंपनियां हैं, जिनके उत्पाद दुनिया के 85 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादों के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। महज 7 वर्षों में रक्षा उत्पादों का निर्यात सरकार की बेहतर नीतियों के कारण 10 गुना तक बढ़ गया है। सरकार अब निर्यात प्रक्रिया को काफी सरल और आसान बना रही है। सरकार की ओर से बुलेट प्रूफ जैकेट और थर्मल कैमरे जैसे रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस कड़ी में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करने का सौदा किया है। सौदे के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस साल की शुरुआत में $375 मिलियन का अपना पहला निर्यात सौदा किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अपने ऑर्डर को $5 अरब तक बढ़ाने का है। कंपनी इस दिशा में पहले से ही इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ बातचीत कर रही है। We have now moved from mind to market because we marketed into the Indian Armed Forces. We have now made it mind to the world. Honor to say that we have the Philippines export contract signed in February. Over the next 3 years, we'll be installing our missile system with them, and that just about opens the door for the future, not just with the Philippines but with the rest of the world. Because once you have started an export, the exports just continue. भारत आर्मेनिया को स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट लॉन्चर का भी निर्यात करेगा। इसका निर्माण एक निजी भारतीय फर्म सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है। भारत की ओर से यह निर्यात ऑर्डर 2 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। भारत में इस वर्ष बनाया गया लगभग $2 बिलियन का निर्यात रिकॉर्ड भी थोड़े समय में टूट सकता है। सरकार कंपनियों के लिए पहले से अब अधिक धन उपलब्ध करा रही है और इस क्षेत्र में अधिक निजी भागीदारी की भी अनुमति दे रही है। सरकार की ओर से अल्पकालिक लक्ष्य वर्ष 2025 तक रक्षा निर्यात को दोगुना करना है। डीडी न्यूज के लिए नंदिता डागर की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चीनी सुरक्षित नहीं है क्या। इस खबर पर आपको विशेष जानकारी देंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह घटना बलूचिस्तान में ग्वादर पुलिस स्टेशन के पास हुई है। जिस काफिले को निशाना बनाया गया उसमें 23 चीनी नागरिक, 3 एसयूवीज और एक वैन में सवार थे। इन गाड़ियों के पास आईईडी धमाका भी हुआ और फिर गोलीबारी की गई। खबरों के अनुसार हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो चीनी नागरिकों के काफिले पर हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में ये हमला हुआ है। और खेल जगत से जुड़ी खबरों के लिए एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप में सेमीफाइनल
लाइनअप तैयार हो गई है। स्पेन की टीम स्वीडन के साथ मुकाबला करेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम की भिड़ंत मेजबान ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं स्पेनिश मिडफील्डर आयरविन का कहना है कि स्वीडन के खिलाफ आगामी महिला विश्व कप सेमीफाइनल में स्पेन पहली किक से लेकर आखिरी सीटी बचने तक प्रतिस्पर्धा करेगा। रॉबर्टो मैंचिनी ने इतालवी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहने के बाद उन्होंने 2018 में टीम की कमान संभाली थी। उन्होंने 2021 में यूरोपीय चैंपियनशिप में इटली को सफलता दिलाई, लेकिन टीम एक बार फिर पिछले साल कतर में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी। और राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल अधिकारियों के मुताबिक ये आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक बूढ़ूपुर इलाके में रविवार दोपहर को 3:10 पर केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया था। और आग का जायजा लेने के लिए श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमल किशोर वहां पहुंचे थे। और कमल किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कमल किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी ये आग थी, क्योंकि दमकल की 30 गाड़ियां वहां पहुंची, कितना नुकसान हुआ, किस तरह से बताएंगे इसको, किस तरह से देखते हैं इस अग्निकांड को? देखिए, रोजगार और श्रम मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, केंद्रीय श्रम आयुक्त और उनके अधिकारी वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, श्रम विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर इस स्थिति के संबंध में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो स्थानीय जो प्रशासन है, उन्होंने तत्काल प्रयास करते हुए आग पर काबू पा लिया है, और श्रम मंत्रालय से संबंधित जो भी मामले हैं उसके संबंध में स्थानीय अधिकारी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो, और यदि किसी प्रकार से जनहानि की आशंका होती है तो उसे कैसे रोका जा सके। जी बिल्कुल, जनहानि की नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, और आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई फौरी तौर पर प्राथमिक जांच में कोई वजह पता चल सकी है, और किस तरह से आपने कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो सके, उसके लिए श्रम मंत्रालय अपनी तरफ से जरूर प्रयास करेगा। क्या कुछ प्रयास होंगे वो? जी, इसमें जो भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो दोनों सरकार के अधिकारी हैं, जो उसमें आपस में मिलकर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट मांगी जा रही है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा कैसे रोका जा सके, और किसी प्रकार की जनहानि या जान या माल की हानि को रोकने में और कैसे कारगर कदम उठाए जा सके। ठीक है कमल किशोर जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। राहत की बात यह है कि इस अग्निकांड में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। और न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिसे देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खुल रहा है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। ऐसा पहली बार है जब उद्यान साल में 2 बार जनता के लिए खोला जा रहा है। आम लोग 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूलों और पेड़ पौधों को देख सकते हैं। केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में विश्व मानव विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनजातीय जीवन के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि आदिवासी स्वयं अपने जीवन में समानता से संपन्न हैं। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने तरनतारन जिले के एक गांव से ड्रोन को बरामद किया है। विशेष सूचना पर सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के जवानों ने तरनतारन जिले के लखना गांव में तलाशी अभियान चलाया। इलाके की तलाशी के दौरान ही ड्रोन की बरामदगी हुई। ड्रोन को गांव के बाहरी इलाके के एक कुएं से बरामद किया गया। ड्रोन को प्लास्टिक की थैली में रखा गया था। बरामद किया गया ड्रोन टूटी हालत में है।